हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये यूक्रेन और जो यूएसएसआर या रशिया के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है, इसकी एक्चुअल वजह क्या है, क्यों हो रहा है। क्या ये ऑल ऑफ ए सडन आज ही स्टार्ट हुआ है या ये पहले कभी मित्र भी होते थे, आज दुश्मनी हो गई है इनके बीच में। और इस दुश्मनी की जो वजह है वो कहीं वो तो नहीं कि आपको पहले पड़ोसी से मित्रता निभानी चाहिए, बाद में अपने दूर के मित्रों के साथ, या हम किसके साथ चुनाव कैसे करें। तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी कोई एक लेसन इसमें से मिल ही जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि इनके युद्ध के बीच का जो एक्चुअल कारण है वो क्या है। यूक्रेन पहले क्या था, यूएसएसआर पहले क्या था, नाटो क्या था, अब रशिया क्या चाहता है, ये सब बातें आज हम इसमें देखेंगे और देखेंगे कि भारत का इसमें क्या स्टैंड है, क्यों है, ये सब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या है? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन्स। एक्चुअली यूएसएसआर का जो फॉर्मेशन है वो बहुत पहले 1917 में स्टार्ट हो गया था, क्योंकि 1917 से पहले ये सारे गणराज्य अलग अलग थे, लेकिन इनका जो बेस था वो सब ये सोशलिस्ट ही थे। इनका ओरिजिन एज ए सोशलिस्ट ही था। लेकिन 2017 के बाद इनमें एक क्रांति आना शुरू हुई और वो क्रांति में जो सबसे बड़ा रोल अदा किया वो लेनिन थे, जो उस समय जर्मनी में एग्जाइल थे, यानी कि उनको देश निकाला मिला हुआ था। इन्होंने ही इसको शुरू किया और उस समय रशिया के जो राजा थे उनका नाम था जार निकोलस II। जार निकोलस II उस समय राजा थे। और ये सब गणराज्य जो है वो सोशलिस्ट होने के कारण कहीं ना कहीं अपनी एक कॉमन आउटव्यू रखते थे। तो इनकी 3 साल की क्रांति के बाद एक इनका संगठन बना जिसको इन्होंने नाम दिया यूएसएसआर, जिसमें लगभग 15 कंट्रीज, पूरी 15 कंट्रीज जो हैं वो एक ही फ्लैग के नीचे आई। और ये 1922 से लेके 1991 तक रहा, यानी कि ये 15 गणराज्य एक साथ ही थे। और इनका जो है 1991 तक था। लेकिन 1991 में ये वापस स्प्लिट हो गए अपने 15 गणराज्यों में, जिसमें से एक यूक्रेन भी था। तो यूक्रेन इसके साथ जो है 1922 से लेके 1991 तक था। इसके अलावा जो राज्य थे, गणराज्य थे, वो कौन कौन से थे? वो थे आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, एस्टोनिया, लातविया, मालदोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये यूक्रेन एक था, साथ में लिथुआनिया और रशिया। ये दोनों पहले अच्छे मित्र थे। लेकिन हुआ क्या, ये क्यों स्प्लिट हुआ? मिखाइल गोर्बाचोव और उनके साथियों ने एक गलत डिसीजन लिया कि हम भी अपनी कंट्री में डेमोक्रेटिकली मल्टी पार्टीज वाला इलेक्शन कराएंगे, और वहीं से इसकी शुरुआत हो गई, इसके विघटन की। और 1991 में ये वापस विघटित हो गया। और यूक्रेन और जो है रशिया, इनके बीच में कोई युद्ध नहीं था 2014 तक। लेकिन 2014 में जनता ने आवाज उठाना शुरू की कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ मिलना चाहते हैं। जो इनकी फ्रेंडशिप थी वो खतरे में आने लगी और अंदर ही अंदर इतना विद्रोह होने लगा कि जो वहां के प्रेसिडेंट थे पेट्रो वोंस्कोई, ये जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, ये भाग के रशिया में चले गए। और यूक्रेन के लोगों ने एक नई गवर्नमेंट बनाई जो कि इस फेवर में थी कि यूक्रेन को यूरोपियन कंट्रीज के साथ यूनियन कर लेनी चाहिए। लेकिन पहले वाले राजा यूरोपियन यूनियन से मिलना नहीं चाहते थे, वो नाटो के साथ भी मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन पब्लिक मिलना चाहती थी। तो उन्होंने एक नई गवर्नमेंट बनाई। उस गवर्नमेंट ने 2014 में इसको मंजूरी दे दी
कि यूक्रेन जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाएगा। और बस यहीं से शुरू होती है यूक्रेन और रशिया के बीच की लड़ाई। अब देखते हैं कि ऐसा क्या था यूक्रेन में और रशिया ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई। तो देखिए यूक्रेन में कैसे युद्ध स्टार्ट हुआ। 1922 से लेके 1922 से 1991 तक यूक्रेन वाज द पार्ट ऑफ यूएसएसआर। फिर 1991 में जब वो स्प्लिट हो गए तो उसके बाद 2014 तक देयर वाज नो सिचुएशन ऑफ वार, उनके बीच में पीसफुल माहौल था। और यूक्रेन में और रशिया में जो पब्लिक रिलेशंस हैं वो भी बहुत अच्छे थे कि आधे फैमिली मेंबर्स अगर यूक्रेन में रह रहे हैं तो आधे फैमिली मेंबर्स रशिया में रह रहे थे। लेकिन 2014 में जब जनता के बीच में से आवाज आई कि हमें यूरोपियन यूनियंस में मिलना है और हमें नाटो के साथ एग्रीमेंट करना है, तब जाके इनके बीच में माहौल बिगड़ा। तो इन्होंने 2014 में मिन्स्क एग्रीमेंट किया। इस मिन्स्क एग्रीमेंट के अंदर इन दोनों ही कंट्रीज ने, रशिया ने और यूक्रेन ने, दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम आपस में कोई वार नहीं करेंगे, दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं, और हमारे बीच में यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का और साथ में यूरोपियन कंट्रीज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, हम इनके कहने में नहीं आएंगे। इस एग्रीमेंट के बावजूद भी 2017 में यूक्रेन ने अपनी डिजायर को एक्सप्रेस किया कि यस वी वांट टू गेट इंक्लूडेड इन नाटो कंट्रीज। अब नाटो क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा देखिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 30 कंट्रीज हैं। उन 30 कंट्रीज के अंदर G7 वाली 7 कंट्रीज हैं प्लस अदर कंट्रीज हैं। और इसमें ज्यादातर कौन सी कंट्रीज हैं, यूरोपियन एंड यूएसए की कंट्रीज हैं, मतलब ईस्ट की कंट्रीज हैं, वेस्ट की केवल 1-2 कंट्रीज ही हैं। और इसमें नाटो का जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5, वो जो है काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। कैसे कि इसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि ये 30 कंट्रीज अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जब इनमें से कोई किसी और के ऊपर वार करेगा, फाइट करेगा, अटैक करेगा, तब ये उसका साथ सामने वाले का साथ नहीं देंगे। मतलब इनमें से कोई चाहे तो वो दूसरे के ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन कोई दूसरी कंट्री इन 30 में से किसी भी एक के ऊपर अटैक करेगी तो ये 30 की 30 एक हो जाएंगे। ये अपने हथियारों का, वेपन्स का आदान प्रदान करेंगे और एक दूसरे को पॉसिबल सपोर्ट करेंगे और 30 की 30 मिलके उस कंट्री को अटैक करके खत्म कर देंगे। तो देखा आपने कितना खतरनाक है इनका ये आर्टिकल 5। तो इसी के चलते जो है सारा रशिया और यूक्रेन का वार हो रहा है, जिसको आजकल आप बहुत ज्यादा देख रहे हैं। इस वार को करने से पहले रशिया ने भी बहुत खून के घूंट भरे और अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बनाई। उसके बाद उसने इस वार को स्टार्ट किया। उसने समझाने की भी बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन अब यूक्रेन की जनता को अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और अगर ये आज अपना खामियाजा नहीं भुगतेंगे तो आने वाले टाइम पे फिर रशिया के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ तो ये है कि या तो सामने वाले को मार दो, नहीं तो आप मरने के लिए तैयार रहो। तो ऐसी सिचुएशन में रशिया अब इसको खत्म करके ही रहेगा। तो देखिए रशिया ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई इसके ऊपर अटैक करने से पहले। स्ट्रेटेजी देखने से पहले थोड़ा सा हम नजर डालते हैं रशिया और यूक्रेन के मैप के ऊपर। उससे आपको और अच्छा समझ में आएगा कि रशिया ने पिछले सालों में कितने अच्छे ढंग से पीसफुली स्ट्रेटेजी बनाई और उसने अपनी रक्षा का पूरा प्रयास किया। यानी कि रशिया अगर अपने आप को नहीं बचाएगा तो यूक्रेन की हेल्प से रशिया का पूरा सफाया हो सकता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये यूक्रेन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ये कंट्री है। इसके यहाँ पे इसकी राजधानी कीव है और इसके इधर रशिया, जो कि आपको बोर्ड पे बहुत छोटा दिख रहा है, एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी कंट्री है। इसके नीचे यहाँ छोटा चाइना, यानी कि चाइना जो है वो रशिया के आगे छोटा ही है। और
कि इसका यूक्रेन का ये एक छोटा सा भाग है जिसको हम क्रीमिया कहते हैं, और इसके नीचे एक अलग कंट्री है मालदोवा, और इसके ऊपर है बेलारूस। ये सब गणराज्य ही थे। तो स्ट्रेटेजी के चलते हुए सबसे पहले इसने क्या किया, डोनास और जो लोहंस्क है इसने, जो कि यूक्रेन के ही दो छोटे छोटे से स्टेट्स हैं, और यूएनओ के अकॉर्डिंग, जो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री का अगर कुछ स्टेट्स या एक स्टेट चाहता है कि हम इस कंट्री से अलग होना चाहते हैं और वो डिक्लेयर कर देते हैं, सब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो अपनी रक्षा के लिए किसी भी बड़ी कंट्री से हेल्प मांग सकता है, और वो जिस कंट्री से हेल्प मांगेगा वो उसकी हेल्प करेगी। और यूएनओ कुछ भी नहीं है। यूएनओ एक तरह का, अमेरिका ने एक पपेट की तरह इसको यूज कर रखा है। इतने बड़े बड़े जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंट्रीज में तख्ते पलट गए, वो सिर्फ बिकॉज ऑफ यूएनओ, और यूएनओ कुछ नहीं कर पाया सिवाय तमाशा देखने के। तो अब इसने क्या किया, रशिया ने उसी का आर्टिकल 7 यूएनओ का, जो ये कहता है कि आप अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है तो आप अपना मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहां सबसे पहले रशिया ने क्या किया कि जो इसके वेस्टर्न छोटे छोटे से स्टेट्स थे, यहाँ पे 4-5 जो स्टेट्स थे, और जहां मोस्टली रशियन भाषा ही बोली जाती थी, क्योंकि ये दोनों पास पास थे, तो यहाँ लोगों का आना जाना और मिक्सिंग बहुत ज्यादा थी। तो इसने यहाँ पे सिविलियंस की फॉर्म में अपनी सेना को, आर्मी को भेज दिया। यानी कि आर्मी गई, लेकिन उसने आर्मी वाली ड्रेस नहीं पहनी, उसने सिविलियंस की ड्रेस पहनी, और वहां जाके उन्होंने बगावत की, इसके ऊपर कब्जा किया, और साथ में इन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया। और घोषित करने के बाद उन्होंने रशिया से हेल्प मांगी, और रशिया ने अपनी सेना यहाँ भेज दी। अब रशिया की जो सेना है वो यहाँ पे इसको घेर के खड़ी है इस तरीके से, और साथ में उसने इसको, जो कि क्रीमिया था, इसका एक छोटा सा पार्ट इसने उसको इससे अलग कर दिया, यानी कि उसको भी इसने खींच लिया। अब यहाँ पे भी किसकी सेना है, रशिया की सेना है। यहाँ रशिया की सेना आते ही इस जगह से भी कौन अटैक कर सकता है, अब रशिया अटैक कर सकता है। साथ में रशिया ने क्या किया, ये जो ऊपर आप बेलारूस देख रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि ये रशिया का फ्रेंड है, तो इसने इस जगह पर भी अपनी पूरी आर्टिलरी, पूरे वेपन्स और आर्मी को खड़ा कर दिया। ये जो मालदोवा है, मालदोवा कंट्री है, गणराज्य है, इस गणराज्य में भी जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है, यानी कि जो नॉर्दर्न पोर्शन है, जो कि यूक्रेन से लगता है, यहाँ पर भी इसने बहुत सारे विद्रोहियों को खड़ा करके अपनी सेना को इनडायरेक्ट रूप से यहाँ खड़ा कर रखा है, और इस तरीके से इसने यूक्रेन को लैंड लॉक कर रखा है कि ये कहीं से भी अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ बाकी कंट्रीज है, तो अब ये अपनी नौसेना को कहीं से भी काम में नहीं ला सकता। बेलारूस में इसने अपनी सेना लगा दी, डोनास और लोहंस्क को इसने अपने कब्जे में ले लिया, क्रीमिया को इसने अपने कब्जे में ले लिया, और 30% जो ईस्टर्न यूक्रेन है, इधर का जो यूक्रेन है, क्योंकि वहां पे लोग ज्यादातर रशियन है, तो इसने उनको भी क्या किया, अपने फेवर में ले लिया। और इन्होंने इस तरीके से अपना बजट बनाया कि जब ये वार हो तो इनका बजट स्टेबल रहे, उसमें कोई डावाडोल वाली स्थिति ना आए। और साथ में इन्होंने गोल्ड का बहुत बड़ा स्टोरेज कर लिया, और गोल्ड के स्टोरेज के बाद ये काफी कांस्टेंट और स्टेबल है। अनाज का इन्होंने बहुत अच्छा भंडारण कर लिया, और वैसे भी आपको पता हो कि रशिया और यूक्रेन दोनों ही क्या है, ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड है, कि यहाँ इतना गेहूं उगता है, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यहीं पे उगता है। फिर रशिया ने प्लान बनाया इस वार को एज सुन एज पॉसिबल इसको फिनिश किया जा सके, क्योंकि जितना डिले होगा उतना ही रशिया के लिए नुकसान है, क्योंकि जितना डिले होगा और कंट्रीज भी किसी ना किसी के कहने पर
रशिया के ऊपर दबाव बना सकती है, इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के बैन लग सकते हैं। जैसे अब इसके ऊपर पहले ही स्विफ्ट बैन लग चुका है। स्विफ्ट बैन, जैसे आप अपने कंट्री के अंदर मनी ट्रांसफर करते हैं तो आपको आईएफएससी कोड चाहिए होता है, लेकिन अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मनी ट्रांसफर करते हैं तो आपको स्विफ्ट कोड चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे रशिया का जो स्विफ्ट कोड है वो अमेरिका ने पहले ही कैंसिल कर दिया है। अब अगर इसको बिजनेस करना है तो इसको ओनली रूबल में ही बिजनेस किया जा सकता है, ये बाकी का बिजनेस नहीं कर सकता। तो अब रशिया क्या कहे, यूक्रेन इसको चारों तरफ से घेर चुका है। और यूक्रेन के लोगों की गलती क्या थी कि उन्होंने अपना ये जो पड़ोसी है जो कि बिल्कुल पास है और शक्तिशाली है, इससे दुश्मनी ले ली। किसके चक्कर में? ये जो इसके दूर के दोस्त हैं उनके चक्कर में, क्योंकि ये दूर वाले दोस्त क्या है, सारे नाटो के हैं, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो ये इनके चक्कर में जो कि दूर है, डायरेक्ट इसके पास नहीं आ सकते। यहाँ पे आपको गैप कम लग रहा है, एक्चुअली ये इससे काफी दूर है। तो ये अपने पड़ोसी से क्या कर रहा है, दुश्मनी कर रहा है। तो यहाँ हमें भी एक लेसन लेने की जरूरत है कि पड़ोसी चाहे कैसा भी हो उससे हमेशा बना के रखो। और मित्र अगर दूर है, जो कि नहीं आ सकता पास में, या तो बिल्कुल साथ ही रहता हो, वो भी आपका पड़ोसी हो, फिर तो आपके पड़ोस की कैटेगरी में आ गया। लेकिन अगर मित्र दूर है तो मित्र से मित्रता बाद में निभानी चाहिए, पहले आपको अपने पड़ोसी से मित्रता निभानी चाहिए। तो ये क्या किया, रशिया ने इसको घेरने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई। यहाँ पे बहुत सारी और स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे कि इन्होंने चाइना में जाकर जो ताइवान है उसको डिक्लेयर किया कि यस, जो चाइना है वो ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है। तो क्योंकि रशिया और चाइना आपस में क्या है, मित्र है। आज अगर ये चाइना को ताइवान देता है तो चाइना कल इसके साथ खड़ी होगी ये कहने में कि यस, यूक्रेन जो है वो इसका है। तो इस तरीके से इसने बहुत सारे क्या किए, अपनी स्ट्रेटेजीज को पहले बनाया, उसके बाद वार स्टार्ट किया। तो देखिए यूएनओ ने क्या क्या किया। यूएनओ के होते हुए, क्योंकि वो एक पपेट की तरह है और उसका आर्टिकल 7 जो है वो अपने आप में एक खतरनाक है, कि उसी का एडवांटेज उठा के रशिया और अमेरिका दोनों क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे कंट्रीज में से स्टेट्स को अलग अलग कंट्री बना रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट कंट्री बना रहे हैं, और उनकी हेल्प से बड़ी कंट्रीज को क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, इराक का जो आपने सबने बहुत साल पहले सुना होगा युद्ध हुआ, वो भी इसी के कारण हुआ। अफगानिस्तान में अभी आप सबने देखा है, सीरिया में, लीबिया में, कोरिया में, माली में, वियतनाम में, इजिप्ट में, सब जगह हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। यूएनओ उसको नहीं रोक सका, और जो यूएनओ के हेड हैं एंटोनियो गुटेरस, वो सिर्फ देखते ही रह गए, वो इसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाए। अब फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही है, कश्मीर का आप सब सुनते हैं, और तालिबान आपने अभी अभी देखा है, यहाँ पे भी क्या किया, कुछ भी नहीं कर पाया यूएनओ। इसी तरीके से नाटो का जो आर्टिकल 5 है उसके अकॉर्डिंग, अगर जो उसके क्लब का मेंबर है उस मेंबर के ऊपर कोई अटैक करता है, एक भी गोली दागता है, तो वो 30 की 30 कंट्री मिलके उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको पूरा खत्म कर देंगे। तो यूक्रेन अगर रशिया पे एक गोली दाग दे तो कोई बात नहीं, वो 30 कंट्री कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही रशिया एक रिवर्ट बैक करेगा, एक भी गोली यहाँ पे दागेगा, तो उसी समय नाटो की जो 30 कंट्री हैं वो सारे मिलके रशिया के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे और रशिया को खत्म कर देंगे। तो ये जो सारा है वो नाटो और अमेरिका के कारण ही हो रहा है, और ये जो लड़ाई है वो अपने वर्चस्व को बचाए रखने की लड़ाई है। अगर रशिया यूक्रेन को नहीं काबू कर पाएगा, या यूक्रेन अपने आप में नहीं मानेगा कि मुझे इनके साथ संधि नहीं करनी है, इनके साथ ज्वाइंट नहीं होना है, तो यूक्रेन को आज तक 2014 तक 1991 से 2014 तक किसी ने कुछ नहीं कहा था। सारी लड़ाई की जड़ कहां से स्टार्ट होती है, नाटो और यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज के साथ मिलने के कारण होती है। अगर आज भी यूक्रेन ये कह दे कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं अमेरिका के साथ और नाटो के साथ में संधि नहीं करूंगा, तो रशिया इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। और पहले भी जब यूक्रेन यूएसएसआर का ही पार्ट था तो रशिया ने इसका बहुत बहुत डेवलपमेंट किया था। देखते हैं कि ये कैसा था।
2014 से पहले और 91 से पहले इसमें क्या क्या अच्छा होता था। देखिए कितनी मजेदार बात है, जब यूक्रेन यूएसएसआर में था 91 से पहले इसके पास 200 एटम बम थे, जो कि 91 में जब ये स्प्लिटिंग हुई तो इसको वापस देने पड़े रशिया को। और अगर आज इसके पास वो 200 एटम बम होते तो कोई इसको हाथ भी क्या उंगली भी नहीं लगा सकता था, लेकिन इसको देने पड़े। और उस समय रशिया ने जितना डेवलपमेंट यूक्रेन का किया उतना किसी का भी नहीं किया था। तो ऐसे लगता है जैसे कि सांप को दूध पिलाया था रशिया ने यूक्रेन का डेवलपमेंट करके। और जितने भी वेपन्स बनाने की, आर्टिलरी बनाने की जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो सब उसने यूक्रेन में स्टैब्लिश कर रखी थी। और पाइपलाइंस थी यहाँ पे, ये यूक्रेन से बहुत सारी पाइपलाइन रशिया से जाती थी, क्योंकि आप सब जानते हो कि रशिया जो है वो पेट्रोलियम का किंग है, वहां पे इतना पेट्रोलियम आता है। तो अब उसको अगर यूरोपियन कंट्रीज में सप्लाई करना है तो इसको हम किसी सिलेंडर में या किसी बड़े टैंक में भर के नहीं भेज सकते, तो पेट्रोलियम हमेशा पाइपलाइन के थ्रू ही जाता है। तो उसने यूक्रेन में क्या कर रखी थी, पाइपलाइंस बिछा रखी थी। तो अब यूक्रेन कहता है कि अगर मेरी कंट्री में से पाइपलाइन भेजनी है तो आपको मुझे $35 बिलियन देने पड़ेंगे। तो रशिया ने इसके लिए भी हाँ कह दी और इसको 35 बिलियन पर एनम देना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा ये एक ब्रेड बास्केट था जिसको बनाने में हेल्प की थी रशिया ने ही। यहाँ पे इतनी गेहूं उगती है कि वो पूरे वर्ल्ड का पेट भर सकती है। इसी तरीके से MiG-21 बनाने का कारखाना यहीं पे था, शिप्स, बड़ी बड़ी शिप्स बनाने का कारखाना यहीं पे है, यहीं पे था, है नहीं। दूसरा चेरनोबिल एक बहुत ही दुखद घटना है। चेरनोबिल यहीं पे था, चेरनोबिल यहाँ के एक जगह का नाम है जहां पे 1986 में न्यूक्लियर रिएक्टर हुआ करता था। और उस न्यूक्लियर रिएक्टर में एक बार अगर आप बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर की कि ये अगर न्यूक्लियर रिएक्टर है तो जो इसकी वॉल थी, इतनी वॉल चौड़ी होती है न्यूक्लियर रिएक्टर की कि कई किलोमीटर आपको चलना पड़ जाए। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो कंक्रीट से भरी हुई थी और यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस हुआ करती थी। तो एक बार इसमें एक क्रैक आ गया था, जिस क्रैक की वजह से इतने लोग मारे गए और आज तक इसके इम्पैक्ट देखने पड़ते हैं। तो ये 1986 की जो घटना है वो 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी दुखद घटनाओं में से एक घटना थी। तो चेरनोबिल का जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो भी यूक्रेन में ही था। और यहाँ पे टैंक्स बनाने की भी क्या थी, फैक्ट्री थी, यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट्स थे। लेकिन समय के साथ यूक्रेन ने अपनी नॉलेज का इनपुट इसमें नहीं दिया, इसने इनको कंटिन्यू नहीं किया। और आज जब इसको जरूरत है तो इसे अपने एटम बम नहीं है, इसको एटम बम मांगने पड़ते हैं अमेरिका से। अमेरिका इसको एटम बम दे रहा है, इसको शिप्स के लिए तुर्की से हेल्प लेनी पड़ती है। और इसको पाइपलाइन तो अब इसके अंदर से है शिप्स के लिए, और इसको टैंक्स के लिए दूसरी कंट्रीज पे से हेल्प लेनी पड़ रही है, नाटो से इसको हेल्प लेनी पड़ रही है। ये अपने आप से अगर इसने टाइम रहते अपने कंट्री की नॉलेज को, सिटीजन्स की नॉलेज को बढ़ाया होता तो आज इसके कंट्री में अपने आप ही इतने इंजीनियर्स होते कि इसको कहीं से हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, जिसका खामियाजा इसको आज भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका की इंटेलिजेंस कंपनी CIA ने डिक्लेयर किया था बहुत पहले कि 16 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन पर अटैक करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब पहले से ही जो जिस काम का बहुत जोर से अनाउंसमेंट कर दिया जाए वो काम पूरा होता नहीं है, बादल जो गरजता है वो बरसता नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इतनी गर्जना हो गई कि उस दिन बारिश हुई ही नहीं। रशिया ने अपना प्लान चेंज किया और उस दिन 16 फरवरी को वो चले गए चाइना में। जो व्लादिमीर पुतिन है वो चले गए चाइना में। क्यों गए? क्योंकि वहां पे बीजिंग ओलंपिक्स का इनॉग्रेशन था, तो उन्होंने वहां पे इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट किया। और जो ओलंपिक्स थे वो 16 फरवरी से 20 फरवरी तक चले। तो इन्होंने इसका इंतजार किया कि चाइना भी, मेरा जो दोस्त है, वो फ्री हो जाए। और इन्होंने 21 फरवरी को डिक्लेयर कर दिया डोनास्क और लुहांस्क को कि ये दोनों इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। जो मैंने आपको यूक्रेन के मैप में बताया था, जो रशिया से लगता हुआ पोर्शन था, वहां पे इसके जो छोटे छोटे से स्टेट्स हैं
उनको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। और जैसे ही इंडिपेंडेंट कंट्री किया, इन दोनों को मिला के बोला जाने लगा डोनाबस्क। और साथ में 22 फरवरी को इन दोनों कंट्री ने इनके अपने आप ही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना दिए गए। और उन्होंने लेटर लिखा रशिया को कि हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। और 23 फरवरी को रशिया ने अपनी मिलिट्री इन दोनों कंट्रीज में भेज दी और इसको नाम दिया मिलिट्री ऑपरेशन। यानी कि रशिया के अकॉर्डिंग आज भी ये कोई वॉर नहीं है, ये सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन है। जैसे हम देखते हैं कि जगह जगह मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, बस ये वैसा ही मिलिट्री ऑपरेशन है, ये कोई वार नहीं है। इस तरीके से कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन करते रहे। और यूएनओ का जो आर्टिकल 7 है, जो कि इस चीज को परमिशन देता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट कंट्री है, कोई स्टेट किसी कंट्री से अलग हुआ है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री कहता है और उसको मान्यता मिलती है, तो वो किसी से भी अपनी हेल्प ले सकता है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, यूएनओ का बनाया हुआ नियम है, तो इसीलिए वो उसी आर्टिकल की हेल्प से इसको इन्होंने खूब सारी मिलिट्री भेज दी और आज तक वो मिलिट्री ऑपरेशन ही चल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब ये सब चल रहा था तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पाकिस्तान के इमरान खान चले गए रशिया में। क्यों? क्योंकि अभी तक उनको जो बाइडेन से, अमेरिका से कोई खास से नहीं मिल रही थी, कोई उनको पूछ नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो रशिया से ही कुछ काम ले लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, या कोई उनकी स्ट्रेटेजी थी, गॉड नोज और ही नोज ओनली। तो 23 फरवरी को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कहां पे, रशिया में। क्यों? कि उनको 10,000 करोड़ की क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों? उनको अपनी कंट्री में पाइपलाइन बिछानी है, तो उनको कहने चले गए कि आप हमारे यहाँ पाइपलाइन बिछा दीजिए। 23 तारीख को ही रशिया ने अटैक कर दिया, किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। जबकि पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो जो अपना बिजनेस करते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ करते हैं, अमेरिका के साथ करते हैं, जापान के साथ करते हैं, तो उनको हेल्प रशिया से क्यों चाहिए। साथ में उनको जो अभी तक हेल्प मिलती थी वो IMF से मिलती थी, वर्ल्ड बैंक से मिलती थी। तो अब इस चक्कर में नाराज होके जो बाइडेन ने अपनी नाराजगी दिखाई और FATF ने ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया, जिसके चलते अब पाकिस्तान के ऊपर कितनी पेनल्टी लगी है, 4 अरब डॉलर की। तो लेने गए थे 10,000 करोड़ और देने पड़ रहे हैं 4 अरब डॉलर। तो समझ सकते हैं कि जब विनाशकाल हो या कोई दो जने आपस में लड़ रहे हो, तो अपना फायदा लेने के लिए नहीं जाना चाहिए, दूर से खड़े होके जज करना चाहिए, तेल देखना चाहिए, तेल की धार देखनी चाहिए, फिर कुछ एक्शन लेना चाहिए। ऐसे जल्दी से बीच में नहीं कूदना चाहिए। तो हम देखते हैं अब कि बाकी की कंट्रीज यूक्रेन का साथ क्यों नहीं दे रही, या रशिया और यूक्रेन में से वो किसका साथ दे रही हैं और उनके पीछे उनके लॉजिक और उनके रीजंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया को कि इंडिया का इसमें क्या रोल रहेगा। तो हम क्या देखते हैं कि इंडिया को हालांकि यूएनओ की 2 साल के लिए टेम्परेरी मेंबरशिप मिली हुई है और उसमें वोट डालने का काम इंडिया कर सकता था, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया, उसने वोटिंग नहीं की। वोटिंग नहीं करने से इनडायरेक्टली वो रशिया के फेवर में हो गया, क्योंकि इस समय अगर वो रशिया का साथ देते हैं तो यूक्रेन के थ्रू अमेरिका उनके अगेंस्ट हो जाएगा, और अगर वो यूक्रेन का साथ देते हैं तो रशिया और चाइना मिलके दोनों इंडिया पे अटैक कर सकते हैं। दूसरा, इस वॉर के कारण ही 2000 पॉइंट तक सेंसेक्स जो है इंडिया का वो ऑलरेडी नीचे आ चुका है। इसके अलावा 10 लाख करोड़ का बिजनेस जो है वो कम हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ट्रेडिंग कम हो रही है, जिसकी वजह से सेंसेक्स जो है ऑलरेडी नीचे आ गया है। और इससे भी बड़ा एक कारण जो आप जानते हैं कि ये हमारा इंडिया है, इधर चाइना है, चाइना के ऊपर रशिया है, यहाँ पे आप जानते हैं कि इधर की तरफ ताइवान है और यहाँ पे छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं। तो जैसे ही ये रशिया, ये चाइना और ये इंडिया, अगर हम रशिया का साथ नहीं देंगे, यूक्रेन का देंगे, तो चाइना इसको ताइवान को ले लेगा, ताइवान के साथ फिर यहाँ पे स्पार्टले आइलैंड को लेगा और इसके साथ वो ले लेगा पैरासेल आइलैंड को, और यहाँ पे अपनी आर्टिलरी, यहाँ पे अपनी सारी सेना लगा देगा, जो
बहुत सफिशिएंट है इंडिया पे अटैक करने के लिए। तो अगर आपको अपनी भी रक्षा करनी है, दूसरे के बीच में नहीं पड़ना है, तभी आप दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाओगे, तो ही आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। चाइना ने भी वोटिंग, हालांकि चाइना यूएनओ का मेंबर है, लेकिन उसने भी वोटिंग नहीं की, जिससे इनडायरेक्ट फेवर हो गया रशिया को, क्योंकि इन्होंने अपने आप को न्यूट्रल ही रखा। उसका सबसे बड़ा रीजन है ताइवान। बता रहा है, रशिया ने कहा ताइवान इज द पार्ट ऑफ चाइना, तो चाइना भी कहेगा कि यूक्रेन इज द पार्ट ऑफ रशिया। तो ये तो एक हाथ दे और एक हाथ ले वाली स्ट्रेटेजी है। इसके बाद हम देखते हैं यूएई। हालांकि जो अरब कंट्रीज हैं ये अमेरिका का साथ देती हैं, लेकिन यहाँ पे अरब कंट्री ने, यूएई ने इसके अंदर वोटिंग नहीं की, इसका साथ नहीं दिया। सबसे बड़ा रीजन था पेट्रोलियम में आप देखो रशिया, ईरान और यूएई, इन 3 कंट्रियों का दबदबा है। अगर किसी भी कारण से पेट्रोलियम का रेट डाउन आता है तो इन को तीनों को ही नुकसान बराबर होता है। तो पहले आप अपना देखेंगे कि आपका बजट है वो तो खराब नहीं हो रहा, आपकी इकोनॉमी तो खराब नहीं हो रही, तभी तो आप किसी दूसरे का साथ देंगे। फिर इजराइल ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि वो ज्यूस कंट्री है, ये जो हमारे जोलेंस्की जो यूक्रेन के हैं ये ज्यूस हैं, और इजराइल भी जो है वो ज्यूस कंट्री है, लेकिन फिर भी उसने साथ नहीं दिया, क्योंकि उसको अपनी भी रक्षा करनी है। जैसे यहाँ ईरान है, ईरान के नीचे इजराइल है, और इजराइल में नीचे की तरफ एक आतंकवादी गुट बना हुआ है हिजबुल्लाह का, जिसको पूरी की पूरी फंडिंग होती है किससे? ईरान से। तो जैसे ही इजराइल इसमें वॉर में कूदेगा, वैसे ही ईरान अपनी फंडिंग बढ़ा देगा हिजबुल्लाह को, और हिजबुल्लाह इजराइल को खत्म कर देगा। तो इजराइल ने अपनी भी रक्षा करनी है। हालांकि सीरिया के पास S-400 मिसाइल्स हैं, लेकिन फिर भी सीरिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सीरिया के ऊपर भी ईरान जो है वो काफी ज्यादा डोमिनेट करता है, और ईरान जो है वो गुड फ्रेंड ऑफ क्या है? यूएई, एंड गुड फ्रेंड ऑफ सीरिया भी है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो अदर कंट्रीज हैं वो अपना कैसे रोल निभा रही हैं, और पाकिस्तान ने अपना रोल कैसे निभाया। हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑन इंडिया, यानी कि आज के इस वॉर का क्या इम्पैक्ट है, और पहले जो डिफरेंट वॉर हुई हैं उसमें रशिया ने क्या रोल किया, और अमेरिका ने हमारे साथ कितनी मित्रता या दुश्मनी या न्यूट्रल रह के अपना रिश्ता निभाया। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1971 में जब हमारी वॉर हुई थी, उस समय रशिया ने हमारा साथ दिया था, जबकि अमेरिका ने धमकी दी थी कि मैं एटम बम यहाँ पे गिरा दूंगा। इस तरीके से 1965 में जब अकाल पड़ा था इंडिया में, उस समय भी जो अमेरिका ने हमें गेहूं भेजा था वो इतनी गंदी क्वालिटी का था, जो कि वहां पे पिग यानी कि सुअर उसको खाया करते थे। इसी तरीके से जब आर्टिकल 370 हटाने की बात थी तो रशिया हमारे साथ खड़ा था, जबकि अमेरिका कहीं देखने में नहीं मिला, और यूएनओ में भी रशिया ने ही इंडिया का साथ दिया। 80% आर्टिलरी जो आज हमारी इंडिया में है वो ज्यादातर कहां से है? रशिया से ही हमने सारे टैंक्स, सारी मिसाइल्स खरीदी हैं। और बात करें हम कारगिल वॉर की 1999 में, तो आप जानते हैं कि 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, तब अमेरिका ने धमकी दी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि हम एटम बम गिरा देंगे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कोई बात नहीं, हम आधा हिंदुस्तान हारने को तैयार हैं, लेकिन कल का सूरज, सुबह उगता हुआ सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। इस धमकी के बाद अमेरिका ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनको पीछे हटा लिया, और अभिनंदन जी पे जो हमारे देश का गौरव है, इसका अटैक तो आपने देखा ही था कि उनके ऊपर जो अटैक हुआ था वो F-16 से ही हुआ था, और जो दिया गया था अमेरिका के द्वारा, यानी कि पाकिस्तान ने वो हवाई जहाज कहां से खरीदे थे? अमेरिका से ही खरीदे थे। इसके बाद हम देखते हैं आज के इस युद्ध का क्या होने वाला है इम्पैक्ट। सबसे पहले वहां पे सनफ्लावर होते हैं, जिससे सनफ्लावर ऑयल हम वहीं से इंपोर्ट करते हैं,
तो अब वो नहीं आएगा जब तक वॉर चल रहा है, तो ये महंगा होने के चांस है। दूसरा, इसके महंगा होते ही मस्टर्ड ऑयल जो कि हमारे इंडिया का ही है, इसकी कॉस्ट भी 200 रुपए लीटर तक पहुंच सकती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कॉस्ट जरूर महंगी होगी। और मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि यूक्रेन को हम मेडिसिन भेजते थे तो यूक्रेन में मेडिसिन महंगी हो सकती है। और वीट की बात करें तो क्योंकि वहां पे इस सब के कारण वीट की जो क्रॉप है वो अफेक्टेड होगी, तो इंडिया चाहे तो अपना वीट वहां बेच के कुछ ना कुछ मुनाफा कमा सकता है। तो ये हमने देखा इम्पैक्ट ऑफ वॉर एंड इम्पैक्ट ऑफ रशिया एंड अमेरिका ऑन इंडिया है कि क्या ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा या रशिया के पास कोई इसका ऑप्शन है इसको खत्म करने का, या यूक्रेन के पास कोई ऑप्शन है इसको खत्म करने का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो है उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जेलेंस्की के से। उनकी एक्सपेक्टेशन है पहला कि नो हैंडशेक विथ नाटो एंड ईयू, कि आप नाटो के साथ मत मिलिए, आप ईयू के साथ मत मिलिए, आप अमेरिका से इन्फ्लुएंस मत होइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो ना सिर्फ आपका बल्कि हमारे यहाँ भी जो है पीस खत्म होगी और नुकसान दोनों का ही बराबर होगा। आप इंडिपेंडेंट रहिए, आपकी इंडिपेंडेंसी को कोई खतरा नहीं है, आप अमेरिका से इन्फ्लुएंस मत होइए, क्योंकि अगर आप अमेरिका से इन्फ्लुएंस होते हैं, नाटो के अंदर आप शामिल होते हैं, तो ये पक्की बात है कि 30+1 कंट्री मिलकर रशिया को मैप में से हटा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ नाटो फ्रॉम एस्टोनिया, लिथुआनिया एंड लातविया, यानी कि जो वेस्टर्न रशिया है, ये आपने रशिया का मैप देखा था, इसमें इधर की तरफ जो कंट्री हैं, ये तीनों कंट्री वेस्टर्न कंट्री जो हैं जिन्होंने नाटो को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब रशिया ये चाहता है कि ये तीनों जो कि पहले गणराज्य थे इनको भी नाटो से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि अपने सिर पे बिल्कुल अपने नेबर में, ये तो है ही यूक्रेन और लेने जा रहा है, तो कौन चाहता है कि उसके बिल्कुल पास में गोला बारूद पड़ा रहे। वो जैसे भीष्म पितामह बाणों की शैया पे सोए थे, कौन अपने चारों तरफ गोला बारूद की शैया लगाना चाहता है? कोई भी नहीं लगाना चाहता, क्योंकि अगर ये नहीं वापस करेंगे तो नाटो का नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि वो रशिया को खत्म कर दे। तो इसी तरीके से विड्रॉल, ये तीनों कंट्री जो है विड्रॉ करें यहाँ से, और विड्रॉल ऑफ एटॉमिक बम ऑफ अमेरिका फ्रॉम यूक्रेन, यूक्रेन में जो अमेरिका ने अपने एटम बम्स रखे हैं इनको भी विड्रॉ करे अमेरिका। दूसरा, जो इंटरनल पीस खराब हो रही है उसको मेंटेन करें, यानी कि जो दोनों की पॉपुलेशन है, दोनों के सिटीजन्स जो हैं वो काफी मिक्सअप हैं। हर परिवार के कुछ मेंबर्स रशिया में रहते हैं, कुछ मेंबर्स यूक्रेन में रहते हैं, तो उनके बीच के सौहार्द को बनाए रखना चाहिए। तो इस तरीके से ये एक्सपेक्टेशंस है व्लादिमीर पुतिन की, जिसके लिए जेलेंस्की को और साथ में सिटीजन्स ऑफ यूक्रेन को अभी रोना पड़ रहा है। लेकिन अगर वो नहीं रोएंगे तो आप देखते हो कि आने वाले टाइम पे फिर रशिया के सिटीजन्स रोएंगे। तो इसीलिए रशिया ने ये जो स्टेप उठाया है ये अपने बचाव में उठाया है। ऐसा नहीं है कि उसने बैठे बैठे सपना देखा कि मुझे यूक्रेन के ऊपर अटैक करना है और उसने अटैक कर दिया, ऐसा नहीं है। तो आज अगर यूक्रेन की जनता रो रही है, अगर वो नहीं रोएगी तो आने वाले टाइम पे फिर रशिया की जनता को रोना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको चाहिए यूक्रेन की जनता को कि वो जो भी हुआ उसको भूल जाए और शांति के साथ कोई मीटिंग रखे और शांति के साथ इस युद्ध को खत्म करे। इंडिया में भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारे पे पुलवामा अटैक हुआ था, हमारी संसद पे अटैक हुआ था, आपके जो 26/11 को बॉम्बे पे अटैक हुआ था, कारगिल अटैक हुआ था। इन सब के बावजूद भी हमने पलट के वहां इस तरह के ऑपरेशंस नहीं किए, ना हमने पलट के अमेरिका से कोई हेल्प मांगी, ना हमने किसी और कंट्री से मांगी। और साथ में ध्यान देना चाहिए कि हमें जब तक हम अपने पांव पे खुद नहीं खड़े, किसी दूसरे के दम पे अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो जिससे लड़ रहे हैं वो तो हमें मारेगा ही। आने वाले टाइम पे हमें नहीं पता कि जिसके दम पे हमने लड़ाई लड़ी है कल वो भी हमको मारने लग जाए। तो इस तरीके से दो पार्टों के बीच में साबुत बचाना कोई, तो इस दोहे को याद रखना चाहिए। ये दो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, इनके बीच में आपको आने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को
अलग रहने दीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और प्रार्थना करिए कि ये वाला युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट।